वो कुछ और खतरे में बताते हैं, हम कुछ और खतरे में बताते हैं। मैं जब लोगों के बीच जाता हूं तो मैं लोगों को कहता हूं आपका बच्चों का भविष्य खतरे में है। क्या काम की राजनीति वर्सेस नाम की राजनीति, आइडेंटिटी की राजनीति में लोग काम नहीं देखेंगे फिर? मोदी जी जहां इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, वहां उनके शिक्षा मंत्री के हलके में, शहर में इतने घटिया स्कूल हो सकते हैं सरकारी। लेकिन मुंबई में ट्विटर पर भर भर के लोग गालियां बकते हैं कि ये हमारे साथ क्या भद्दा मजाक हो रहा है, बिकॉज इतनी दरें बढ़ी हैं मुंबई में। आर यू सेइंग दैट यहां भी हमें ओपनली चीट किया जा रहा है, जो चीज अवेलेबल है उसे महंगा किया जा रहा है? बॉम्बे में फॉर 400 यूनिट्स आप 4,500 रुपए स्पेंड कर दो, इट्स 4.5 टाइम्स। उतने टाइम पे आपके 4-5 महीने बीत जाए दिल्ली में जितना 1 महीना बॉम्बे में बीतता है। लेकिन वुड यू से दैट कहीं ना कहीं यू कुड हैव थॉट अबाउट द लिकर पॉलिसी इन अ बेटर मॉडल वे, जिसके वजह से अपॉर्चुनिटी मिली फॉर एन अटैक टू हैपन? एक बहुत पर्टिकुलर लिकर माफिया, उसकी रोजी रोटी को धक्का लगा। एलजी ने ऑफिसर्स को इतना डरा दिया कि उसके बाद उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने में ऑफिसर्स के हाथ पांव फूल गए। मनीष जी, इसका तो फिर एक ही आंसर हो सकता है ना, आपने 10 साल से एक मॉडल किया है, एजुकेशन वाज द फर्स्ट मॉडल यू क्रैक्ड, तो अगर उसको कॉपी करना होता अभी तक कॉपी कर चुके होते। नियत नहीं है। 15-15, 20-20 साल हो गए यार, आप सरकारी स्कूल इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे हो। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। हो सकते हैं, पर आप उतरो तो सही, एक सीरियस टीम तो खड़ी करो अपनी सरकार में। What would you say कि जो दिल्ली मॉडल है उसमें क्या एजुकेशन सबसे ज्यादा फूल प्रूफ तरीके से सक्सेसफुल है? मैं चैलेंज करता हूं, बीजेपी का एक ऐसा नेता नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है जो खुलेआम बोलेगा कि मेरे किसी भी सरकारी स्कूल में वॉक इन एंड टॉक टू द पीपल दैट आज टाइम उनकी जिंदगी में बदलाव आया। रेवड़ी क्या है और वेलफेयर क्या है? पहले ही दिन बीजेपी के उन लीडर्स ने अप्लाई कर दिया था जो सबसे ज्यादा पब्लिक डिबेट में कहते थे मनीष जी हमको फ्री नहीं चाहिए, केजरीवाल जी की फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। सबसे पहले दिन फ्री बिजली बिल के लिए अप्लाई किया। तो इवन बीजेपी पीपल आर सेइंग इन प्राइवेट कन्वर्सेशन, देखो जी फायदा तो आपसे बहुत है। पिछले कुछ सालों से देश की पॉलिटिकल जो परिभाषा है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स कंडक्ट होती है, जिस नाम पर और काम पर इलेक्शन लड़ा जाता है, वो काफी हद तक बदला है। और इसी बदलते पॉलिटिक्स में एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कहती है नहीं अभी भी काम की राजनीति से ही चलता है। गुजरात मॉडल कहती है बीजेपी, वो चलता है। आम आदमी पार्टी कहती है नहीं हमारी काम की राजनीति चलती है। उसी सिलसिले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब अभी लिखी गई है जिसका नाम है द दिल्ली मॉडल, अ बोल्ड न्यू रोड मैप टू बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया। इस किताब को लिखने वाले हैं जैस्मीन शाह, जो कि आम आदमी पार्टी से काफी जुड़े रहे हैं पिछले बहुत सालों से, जिन्होंने ये दिल्ली मॉडल को अनकवर होते हुए, बनते हुए, और कितना बिगड़ा है या नहीं और इसको बिगाड़ने की कितनी कोशिश है वो अपने आप में एक और सवाल है। और बिगड़ते और बनते मॉडल को करने वाले कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया जी भी आज हमारे साथ हैं, जो हमें ये बताएंगे कि ये जो दिल्ली मॉडल है ये कितना इफेक्टिव हुआ है और आने वाले दिल्ली चुनावों में ये दिल्ली मॉडल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच जैस्मिन और मनीष जी हमारे साथ देशभक्त में जुड़ने के लिए। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। किताब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिस चीज पे सहमति है, कुछ चीजें जो मुझे सही नहीं लगी उन पर भी सवाल होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की इतनी बात करती है तो आने वाले दिल्ली चुनाव में हम क्या सुनने वाले हैं? इफ नॉट केजरीवाल देन हु? या फिर काम की राजनीति, हम सिर्फ काम पर बात करेंगे, ना कि हम नाम पर बात करेंगे या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शन में किस विषय पर चुनाव पे? एक्चुअली दोनों ही सवालों का एक ही इंटेंट है कि अगर केजरीवाल नहीं तो कौन का मतलब है कि भाई केजरीवाल जो करते हैं अगर वो नहीं करना दिल्ली में तो फिर क्या करना है। केजरीवाल स्कूल खोलते हैं, केजरीवाल सरकारी स्कूलों में कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, केजरीवाल 24 घंटे बिजली करके दिखाते हैं, तो केजरीवाल नहीं तो कौन। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप खाली पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं रख सकते कि ए पर्सन वर्सेस बी पर्सन। ए पर्सन जो कर रहा है वो चाहिए या कोई और होगा जो कुछ और करेगा। अभी ना तो आदमी है ना नैरेटिव है, ये करेगा। तो इसलिए मुझे दोनों क्वेश्चंस में कोई अंतर नहीं लगता कि ये काम नहीं तो क्या काम, या केजरीवाल नहीं तो फिर कौन। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। ओके जैस्मिन, इस बुक को लिखने के पीछे थोड़ा मंशा बताइए। देखिए, एक तो है कि बोला जाएगा कि देखिए तो पॉलिटिक्स है, चुनाव आ रहे हैं तो आपने किताब लिखी है दिल्ली मॉडल बोलकर, एंड ये तो चुनाव में एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए होगा। दूसरा है जो आपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, उसके बाद आपने ये पॉलिसीज अनफोल्ड होते देखी। तो जो दिल्ली में नहीं है और जो ग्लोबल ऑडियंस है या नेशनल ऑडियंस है, दिल्ली मॉडल क्या है? क्योंकि गुजरात मॉडल के बारे में तो मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सुना है। आप डिफाइन कर पाए हो इस पूरे किताब में
इस मंशा से कि दिल्ली मॉडल लोग समझे? आकाश, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो किताब लिखी गई है ये सीरियस पॉलिसी किताब की दृष्टि से लिखी गई है। और मतलब बचपन से जब मैं भी छोटा था तब मैं सुनते आ रहा था कि यार इंडिया डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं होने वाला इंडिया, इंडिया को डेवलप्ड होते होते बहुत समय लग जाएगा। तो ये एक नैरेटिव मैं बचपन से सुनता आ रहा था। दूसरा नैरेटिव था, नहीं अगर डेवलप करना है इंडिया को तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारे लोगों को पढ़ाना होगा, हमारे लोगों को हेल्थ पैरामीटर्स में सुधारना होगा। लेकिन आधा जीवन बीत गया, कहीं पे भी इंडियन गवर्नमेंट सच पॉलिटिशियंस बोलते हैं तो लंबी लंबी बातें हैं कि नहीं हम इतना करेंगे उतना करेंगे। हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी भारत के इतिहास में अब तक नहीं बनी। जब आम आदमी पार्टी 2015 में आई और उसने पहली बार बोला, इनफैक्ट मनीष जी के पहले बजट में उन्होंने घोषणा करी कि हम एजुकेशन का बजट दुगना करने वाले हैं। मेरी जर्नी आम आदमी पार्टी से उस दिन शुरू हुई जब मैंने ये शब्द सुना। पहली बार मैंने सुना कि एक पार्टी आई जो कह रही है कि हम काम केवल नहीं करेंगे, उसमें पैसा डबल लगाएंगे। और जो वास्तविकता है, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी इकलौती देश की सरकार है जिसने अपना 25% बजट एजुकेशन में खर्च किया हो। तो इस बुक के माध्यम से आपने कहा कि मंशा क्या थी। मंशा ये थी कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, अगर मुझसे आज कोई पूछे कि भारत को विकसित बनाने का रोड मैप क्या है, मैं आंख बंद करके, भले मैं आम आदमी पार्टी से हूं ना हूं, ये पूरी फैक्चुअल किताब है, सारे तथ्यों के आधार पर, रियल केस स्टडीज के आधार पर लिखी गई है। और ये एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल है जो थियोरी में नहीं है, ये रियलिटी है। आज देश में कोई भी, मतलब आई एम श्योर यू ऑल्सो अग्री कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं आम आदमी पार्टी ने शिक्षा या स्वास्थ्य पे काम नहीं किया है। बिजली 24 आवर्स पहुंचाना, हम कहते हैं विकसित भारत बनेगा, लेकिन दिल्ली के बाहर चले जाइए, हरियाणा और यूपी में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। बिजली बेलगाम उनके दर बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में हमने रेट्स भी नहीं बढ़ने दिए। हमने पानी की पाइपलाइन घर घर पहुंचाई। नेशनल कैपिटल में 2015 में पानी की पाइपलाइन घर पे नहीं थी, सीवर लाइन्स नहीं थी। तो ये एक जो मूलभूत परिवर्तन, इन्वेस्टिंग, जो मेरा मेन थीसिस है इस बुक का, कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पहले मैंने डिफाइन किया। आपने पूछा कि क्या आपने डिफाइन किया है, इसका पहला चैप्टर करीबन 50 पेजेस इज एक्चुअली डिफाइनिंग दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश की और दुनिया की इकोनॉमिक थिंकिंग में कैसे फिट होता है। क्योंकि एक गुजरात मॉडल, एंड आई एम श्योर विल डिस्कस अबाउट दैट, एक है गुजरात मॉडल जो कहता है कि नहीं, लोगों के हेल्थ एजुकेशन पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को आप टैक्स कट्स दो, लोन वेवर्स दो और देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा मॉडल है जहां पे कह रहे कि आप आम आदमी, मतलब लोअर और मिडिल क्लासेस पे इन्वेस्ट करो। जब तक वो लोग प्रॉस्परस नहीं होंगे तो देश कैसे प्रॉस्परस होगा, और वो हमने करके दिखाया है। तो मनीष जी, 10 साल अब हो गए हैं, आम आदमी पार्टी को जनता देख रही है और दिल्ली मॉडल इसी 10 साल में डेवलप हुई है, मैच्योर हुई है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल, एजुकेशन फॉर श्योर, और एक एक चीज पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब लोग आपसे पूछेंगे कि दिल्ली मॉडल सक्सेसफुल है या नहीं, और इसको डिसक्रेडिट करने के लिए भी बहुत लोग हैं, मैं अग्री करूं ना करूं, देयर इज अ होल पॉलिटिकल पार्टी जो फोकस कर रही है आपके एक एक चीज को डिसक्रेडिट करने में भी। तो दिल्ली मॉडल को सक्सेसफुल डिक्लेयर करने में एक फंडा यह भी होगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फीडबैक, दूसरा कि कितना कॉपी हुआ है ये दिल्ली मॉडल जो आप कह रहे हो ना नेशनल बेसिस पे, तो उस पर क्या रिपोर्ट कार्ड रहेगी। देखिए, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमेशा इसमें ना पिंचिंग ऑप्शंस रहते हैं कि आप कुछ कर रहे हो, और डेमोक्रेसी हमेशा स्पेस देती है और देना भी चाहिए अपोजिशन पार्टीज़ को और पब्लिक एट लार्ज को, कि उसमें पिंच करे उस मॉडल को कि बताओ इसमें तो ये कमी है। जब तक कमियां नहीं गिनाई जाएंगी तब तक उसको और सुदृढ़ भी नहीं किया जा सकता, मजबूत भी नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली मॉडल 2015 की गवर्नेंस से शुरू होता है, जहां स्कूलों पे काम होता है, जहां बिजली पे काम होता है, जहां हेल्थ सिस्टम पे काम होता है, जहां और वेलफेयर स्कीम्स पे काम होता है। 4-5 साल आते आते एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल निकल के आता है जहां क्योंकि ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन हो रहा है और टैक्स खर्च किया जा रहा है, तो फिर लगता है यार पैसा भी ठीक ठाक है, सरकार के पास पैसा कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद में उसमें बिजली के हाफ रेट की जगह उसमें फ्री बिजली भी जोड़ी जाती है, उसमें महिलाओं के लिए बसें भी फ्री कर दी जाती हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री और उनके आसपास की बैठी हुई टीम को लगता है यार वी हैव एनफ मनी, अगर हम महिलाओं की लाइफ में ये इंटरवेंशन करें। और उसी बीच में हमको स्टडी भी करने में आता है कि दिल्ली में मेड काम करती है कहीं किसी एक इलाके में, उसको एक जगह से बस पकड़नी होती है, फिर वो दूसरी बस पकड़ती है, तब जाके वो किसी फ्लैट में जाके काम करती है। उसके 50 रुपये जाने में और 50 रुपये आने में खर्च होते हैं, और फिर वो 1500 रुपये का एक वो करती है, जॉब करती है, या कहीं 3000 का करती है। तो वो सोचती है यार उतनी दूर जाने से काम नहीं चलेगा, 3000 रुपये तो किराए पे खर्च हो जाएगा। अभी वो महिला आराम से कनॉट प्लेस में भी आके नौकरी करती है, क्योंकि उसको बस का किराया नहीं देना पड़ता। तो ये मॉडल तो अपने आप में जिस जिस की लाइफ में इंटरवीन कर रहा है, जिस जिस दिल्ली वाले को जीने में आसान ज़िंदगी दे रहा है, उसकी लाइफ में सक्सेसफुल है, पहली बात।
तो सक्सेसफुल मॉडल कोई ऐसा नहीं है कि एज ए होल ये सारी चीज़ें कहीं किसी सक्सेसफुल मॉडल में किसी ग्राफ पे खड़ी होंगी। करोड़ों लोगों के जीवन में छोटे छोटे जो बदलाव आ रहे हैं, जो छोटी छोटी सहूलियतें बढ़ी हैं। किसी आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसका ख्वाब था यार मेरे बच्चे का तो कैरियर नहीं बन पाएगा, मैं कहीं से कुछ लोन वोन लूँ अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ। अभी वो कह रहा है मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरा बच्चा यहीं से IIT चला जा रहा है, सक्सेसफुल है। बिजली जिसके घर में 24 घंटे नहीं आती थी, उसको लगता था यार थोड़ा सा 20,000 25,000 या सपोज 50,000 की सैलरी है, 10,000 का एक इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा तब काम चलेगा। आज उसका काम चल जा रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, इट्स सक्सेसफुल। तो लोगों की ज़िंदगी में राहत देने के लिए जो गवर्नमेंट का पहला काम है बहुत सक्सेसफुल है और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपने कॉपी का पूछा, ये हमारे सामने भी क्वेश्चन था जब हमने पंजाब में सरकार बनाई कि क्या हम इसको दूसरे राज्य में ले जा पाएंगे और किस स्केल तक ले जा पाएंगे। पंजाब में अभी 2.5 साल हुए हमारी सरकार को तकरीबन। मुझे याद है 2015 में जब हमने सरकार बनाई, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट बनाई, तो 2017 में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू भी नहीं कर पाए थे जो हमने पंजाब में 2.5 साल में हमने अचीव कर ली हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स बड़ी तेज़ी से बढ़ गए वहाँ पे। हम शायद मुश्किल से 40-50 मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर पाए होंगे। आज पंजाब में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट हमने 2019 में की होगी शायद, आपकी है ना, फ्री 2019 200 यूनिट की फ्री बिजली हमने 2019 में की थी, 4 साल बाद की थी। पंजाब में हमने 4 महीने में कर दी। तो रेप्लिकेबल भी है। तो रेप्लिकेबल है कि नहीं है, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हो रहे हैं, बिजली पे काम होने लगा, नौकरियां बढ़ने लगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है पंजाब में। सरकार का डेट भी जिस स्पीड से बढ़ रहा था उसमें बढ़ने की जगह अभी सरकार के पास पैसे की उपलब्धता होने लगी है। डेट खत्म होने में तो समय लगेगा, एकदम से सारा कर्ज नहीं उतर जाएगा। तो दिल्ली से पंजाब में जब पॉलिटिकल नियत है तो रेप्लिकेबल तो हो रहा है। फिर बाकी जगह कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई थिंक माने या नहीं माने, चाहे नहीं चाहे, बाकी राज्यों में इसकी बात तो करनी पड़ रही है। आज अगर देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां बिजली के बिल जीरो करने की बात कर रही हैं तो ये उठा तो दिल्ली मॉडल से ही रही हैं, वरना कोई मानने को तैयार नहीं था इस देश में कि बिजली के बिल जीरो होने चाहिए। आज अगर देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टियां बात करने में ही सही सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात चुनाव से पहले जाके गुजरात में एक स्कूल में बच्चों के साथ फोटो खिंचाते हैं। वो बात अलग है कि वो एक बड़े आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्कूल रूम में जाके बच्चों के साथ फोटो खिंचाया, लेकिन उससे पहले कभी प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ किसी क्लासरूम में बैठ के फोटो नहीं खिंचाया। आज अगर हम इस देश की पॉलिटिक्स में स्कूल एजुकेशन को सेंटर टेबल पे लाए हैं तो देश के प्रधानमंत्री को भी जाके बच्चे की टेबल पे बैठना पड़ रहा है। दिस इज द सक्सेस ऑफ दिस मॉडल। फेयर इनफ। और इस सक्सेस का सबसे बड़ा एग्जांपल जो एजुकेशन कोट किया जा रहा है, मैं उस पर आता हूं एक सेकंड। लेकिन जैस्मिन, आपने इसमें बुक में भी मेंशन किया है कि ये सारी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो फ्री बस हो, एजुकेशन हो, मोहल्ला क्लिनिक्स हो, इसको जो काउंटर करने के लिए जो रेवड़ी का जो टैग लग जाता है, एंड इट कम्स अक्रॉस, जैसे ही कोई बोलता है ना फ्री, तो टैक्स पेयर भी सोचता है अच्छा ये तो मेरे पैसे से जा रहा है। आप इसको कैसे काउंटर करोगे, खासकर कि मिडिल क्लास के लिए, जिसको लगता होगा ये तो सरकार फ्री में दे रही है, ये तो सही इकोनॉमिक्स नहीं है, ये तो रेवड़ी है। जबकि आपने इसमें एलैबोरेट किया है कि कैसे ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स काम नहीं करती है। कॉलेज में मैंने भी खूब डिबेट किया था ट्रिकल डाउन इकोनॉमी पे। वो जो ट्रिकल होता है, जो ऊपर वाला वो टैप ही बंद कर देता है, नीचे तो कुछ आता नहीं है। तो फिर आप कह रहे हो बॉटम अप, कि आप मेक इन इंडिया से पहले, भाई मेक इंडिया तो करो, लोगों को तो सक्षम करो, लेकिन ये बात लोगों को समझ में आती है, या आप इसको डिफाइन कर पाओगे कि रेवड़ी क्या है और वेलफेयर क्या है? बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को बता दूं कि सरकार का काम है टैक्स से मिले हुए पैसों को अच्छी तरह से खर्च करना। हर सरकार कहीं ना कहीं खर्च करती है। जो भाजपा की मोदी सरकार है वो इन पैसों का क्या करती है, 15 लाख करोड़ के जो लोन्स हैं उनको वेवर किया है, उनको राइट ऑफ किया है। वो भी टैक्स पैसे से गया, टैक्स के पैसे से गया। वो रेवड़ी नहीं है, वो तो जलेबी है, रबड़ी है। मतलब 15 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं। इंडिया का सबसे हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स कट 1 लाख करोड़ प्रति ईयर वी आर लूजिंग कॉर्पोरेट टैक्सेस। ये 2019 में पॉलिसी आई थी और उसके कारण आज देखो पिछले 5 या 10 साल में हेल्थ और एजुकेशन का एक्सपेंडिचर कम हुआ है केंद्र सरकार का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे रहे हो कॉर्पोरेट्स को, लेकिन जो सरकारी स्कूल है, हेल्थ सिस्टम है, उस पर आप खर्चा घटा रहे हो। तो ये उनका मॉडल है। हमारा मॉडल क्या है कि हम बजट को लगातार बढ़ा रहे हैं।
एज अ नॉन करप्ट पार्टी, नॉन करप्ट गवर्नमेंट, वी हैव मैनेज टू इंक्रीज बजट बाय 2.5 टाइम्स। हमारा बजट 30,000 करोड़ हुआ करता था 2015 में, आज 2025 में आके 75,000 करोड़ हो गया। तो जो इंक्रीज स्पेस है उससे हमने टारगेटेड तरीके से लोगों को कुछ सुविधाएं दी है। वी डोंट कॉल इट रेवरी, हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नेट। कि आज देखिए भारत की इनइक्वालिटी, और मैंने इसमें इनइक्वालिटी पे भी डिस्कशन किया है, इंडिया हैज नेवर बीन एज अनइक्वल सिंस ब्रिटिश रूल एज वी आर टुडे, पिछले 30 सालों में। और इसमें केवल बीजेपी इज नॉट द कल्प्रिट। कांग्रेस के टाइम पे और बीजेपी के टाइम पे टिपिकली ये हुआ है कि हेल्थ एजुकेशन लोगों के ऊपर खर्च ना करो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे खर्च करो। हमने लोगों पे स्पेंड किया। हम ये समझते हैं कि जो पैसा हम गरीब के जेब में डालते हैं उससे इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होती है। और इसका सारे डेटा 10,000 15,000 करोड़ का मैंने पूरा इसका एनालिसिस भी किया है कि जो हम लोगों, देखो अगर आप अमीर को टैक्स कट दे रहे हो उसका प्रॉफिट बढ़ता है, वो स्पेंड करता है नहीं करता है वो दूसरी बात है, लेकिन गरीब के जब जेब में जाता है दैट मनी फाइंड्स इट्स वे। वो कुछ घर के लिए वस्तु खरीदता है, अपने बच्चों के ऊपर खरीदता है, सो दैट मनी कम्स बैक टू द इकोनॉमी। और फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन की हम केवल नहीं बात कर रहे, हम कह रहे हैं फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और ये तभी हो पाया है क्योंकि हमने अपना 40% बजट, ये सारी फ्री स्कीम्स टोटल मिला के दिल्ली सरकार का केवल 8% बजट है। रिमेनिंग 92% बजट इज गोइंग इनटू बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ दिल्ली। ये हमारा विजन है। 40% बजट जब हमने हेल्थ और एजुकेशन में स्पेंड किया तब आप ये सारी चीज देख रहे हो। और ये मिडिल क्लास के लिए भी लागू है। अगर आपको लगता है कि दिल्ली की पॉलिसी से, मैं एक चीज बता दूं, दिल्ली हैज टुडे द लोवेस्ट इन्फ्लेशन इन द कंट्री, 2.2%। इंडिया का इन्फ्लेशन है 4.8%, गुजरात का है 5%। तो क्या लोअर इन्फ्लेशन से मिडिल क्लास का फायदा नहीं हो रहा है? 24 घंटे हमने मुफ्त बिजली करी है, लेकिन उससे भी बड़ा काम जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स इसमें लिखे हैं कि हमने 24 घंटे बिजली करी है। और वो कैसे करी है इसमें पूरा हमने जायजा दिया है। देश में कहीं पे भी आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, दिल्ली में मिल रही है। पोल्यूशन पे हमने काम किया है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आज दिल्ली में है, थर्मल पावर प्लांट्स, हम उसमें और डिस्कस करेंगे। लेकिन दिल्ली में, और ये आंकड़े केंद्र सरकार के हैं कि 40% पोल्यूशन दिल्ली का कम हुआ है पिछले 10 सालों में। तो तमाम ऐसी चीजें, डोर स्टेप, हमने करप्शन, जो रिटेल करप्शन की बात करते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, दिल्ली सरकार देश में पहली ऐसी सरकार थी जो लाई। आप आज सरकारी दफ्तर आपको जाना नहीं पड़ेगा, सीधा कॉल करो, सरकारी अफसर, somebody will come to your home and do your paperwork। आरटीओ हमने बंद कर दी है, जो करप्शन का अड्डा बोला करते थे सब कि आरटीओ आर द नेक्सस ऑफ करप्शन, वो हमने बंद कर दिया, वो भी डायरेक्ट फेसलेस सर्विसेज कर दिया। तो तमाम ऐसे रिफॉर्म्स किए जो मिडिल क्लास के जीवन को छूते हैं। और उसके साथ साथ हमने देश को एक विजन दिया है, बिकॉज वी हैव स्पेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इसमें ऑब्वियसली पोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट इज समथिंग दैट आई कम टू, बट पहले एजुकेशन की बात कर लेते हैं। इतना करने के बाद भी मनीष जी, अभी भी यू हैव बीजेपी लॉन्चिंग अ कैंपेन कॉल्ड पोल खोल, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा एजुकेशन मॉडल है वो थोड़ा हाइप्ड है, वो फ्लॉड है, वो करप्शन का टैग भी लगाने की जो कोशिश हो रही है। तो इतना करने के बाद क्या ऑपोजिशन के पास कोई भी स्पेस है? चलिए, व्हाट वुड यू से कि जो दिल्ली मॉडल है उसमें क्या एजुकेशन सबसे ज्यादा फूल प्रूफ तरीके से सक्सेसफुल है? आपके रैंकिंग में नंबर 1 कौन सा आता है दिल्ली मॉडल में? मुझे लगता है कि हर आदमी की ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। दिल्ली का एक आदमी है जिसके घर में अभी बच्चे नहीं हैं, या जिसके बच्चे पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं, और वो अभी किसी कॉलेज वॉलेज में या कहीं बाहर शहर में रह के अपने कुछ नौकरी कर रहे हैं। उसके लिए उसका बिजली का बिल सबसे प्रायोरिटी है। मैं कहूँ कि जी मैंने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, वो कहेगा जी ठीक है, मेरे बच्चे के यहाँ जब बच्चे होंगे तो आप बता देना। तो उसके लिए तो उसका बिजली का बिल ही है। अगर वो थोड़ा 60+ एज है या उसमें है तो वो चाहेगा यार मेरा मन है तीर्थ यात्रा जाने का, या मेरे यहाँ 24 घंटे बिजली आती रहे, उसके लिए तो वही प्रायोरिटी है। तो गवर्नमेंट किसी एक डायमेंशन को टच नहीं करती है ज़िंदगी की। गवर्नमेंट डे टू डे लाइफ की बहुत सारी डायमेंशंस को टच करती है, और लोगों की वही प्रायोरिटी होती है। एक बीमार आदमी के घर में मैं कहूँ जी मैंने 24 घंटे बिजली कर दी है, वो कहेगा भाई साहब मेरे को तो अभी इलाज कराना है, बताओ कैसे मेरा पिता, मेरा पति, मेरी वाइफ जिंदा बच जाए, उसके लिए मैं क्या करूँ। उसकी प्रायोरिटी वो है। वहाँ हम तो सरकार को, ख़ास तौर से मेरी ज़िंदगी को जीने में सरकार मेरी कहाँ मदद कर रही है? हेल्थ में, एजुकेशन में, बिजली में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, उसके लिए टूटी फूटी सड़कें ना मिलें, ये सारी चीज़ों में शहर मेरा सेफ रहे। मुझे कहीं चेन स्नैचिंग हो तो मैं पुलिस को जाके कह सकूँ साहब उस गली में चेन स्नैचिंग हुई थी, आप CCTV फुटेज निकाल लीजिए, केजरीवाल ने लगवा रखे हैं। तो हर उस एंड पे हम सक्सेसफुल होने की कोशिश करते रहे हैं। एजुकेशन को मैं पर्सनली इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये परिवार के लिए भी फ्यूचर ओरिएंटेड है और देश के लिए भी। सो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी फैमिली। प्रायोरिटी हो या ना हो,
आज इमीडिएट किसी फैमिली की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन पूरे देश की और पूरे दिल्ली के समाज की या कहो पूरे व्यक्ति की ज़िंदगी की फाउंडेशन तो एजुकेशन पे खड़ी होगी। और दूसरा जो हेल्थ का जो मैटर है उसमें मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई, बहुत रिपोर्टिंग हुई, नॉवल फार्मूला था, कंटेनर्स में मोहल्ला क्लिनिक्स लगाना, डिजिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन भी की हैं, बट स्टिल यू हैव एलजी सेइंग दैट नहीं, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें मेडिसिन नहीं मिलते हैं उसमें। तो एंड नाउ यू हैव अरविंद केजरीवाल कम अप एंड से दैट नहीं, हम सारे सीनियर सिटीजन्स को फ्री देंगे। तो हाउ मच ऑफ इट जो लोग बिलीव करेंगे कि नहीं ये हाइप नहीं है, ये मॉडल एक्चुअली काम करता है? एक्चुअली रिजल्ट दिल्ली के, अगर मैं स्कूल की बात करूं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को पता है, उनके परिचितों को पता है। अभी मैं जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ एक कॉलोनी में गया, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। बोले सर हम कोरोना की वैक्सीन लगवाने गए थे गवर्नमेंट स्कूल में, हमने पहली बार देखा ऐसी भी बिल्डिंग हो सकती है कि गवर्नमेंट स्कूल की। हम तो पहले कभी गए थे, कभी वोट डालने, तब देखा था इतने ख़राब थे, अब तो हमने बहुत ही ज़बरदस्त चेंज देख लिया। तो लोग देख रहे हैं, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक लाखों करोड़ों, जास्मिन मस्ट बी हैविंग सम डेटा कि कितने लोगों ने 2 करोड़ लोग हर साल मोहल्ला क्लिनिक में फ्री डायग्नोसिस, फ्री टेस्ट का लाभ 2 उठाते करोड़ हैं। लोग जो फ्री डायग्नोसिस करा रहे हैं, फ्री टेस्ट करा रहे हैं, फ्री एमबीबीएस डॉक्टर उनको देख रहा है, उन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है और हम उससे खुश हैं। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी को तो प्रॉब्लम थी। मैंने पहली बार जब सरकारी स्कूल बनाने शुरू किए 2015 में, तो मेरा एक विज़न था कि यार ये जो हमारी टिपिकल सरकारी स्कूल बिल्डिंग बनाने की नॉमेनक्लेचर है ना, कि यार एक सिंपल सा प्लास्टर्ड बिल्डिंग बना के खड़ी कर दो, पीले रंग की पोत देना उसको, फिर पहली बारिश में ही वो ऐसे रोने लगेगी, वो नहीं चाहिए। तो मैंने इंजीनियर से पूछा, यार आई वांट एक चमचमाती हुई स्कूल बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब पॉसिबल तो है, आप बजट करिए। हमने कहा बजट ले लो, सरकार तैयार है। तो हमने उस पर बढ़िया टाइल्स लगाई। फिर मैंने कहा ये बच्चे जो नीचे बैठते हैं या डेस्क पे बैठते हैं, वो अच्छी डेस्क दिखनी चाहिए, गुड लुकिंग। ये फट्टे वाली डेस्क जिसमें से कीलें उबार आती हैं, फट्टा टूट जाता है, उस पर मैं बच्चों को नहीं बैठाना चाहता हूँ। मुझे अच्छी मार्केट में जिस तरह की प्राइवेट स्कूलों की डेस्क होती है वो चाहिए। बोले सर ले लीजिए। इंजीनियर्स ने कहा हम ऑक्शन कर दें, मतलब हम टेंडर कर देंगे, आ जाएंगी। मैंने कहा टेंडर करो। बोले जी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, तिहाड़ से आती थी वो फट्टे वाली। बोले जी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। मैंने ठीक है, बच्चा डिग्निटी के साथ बैठ के पढ़ेगा। बीजेपी को उसमें प्रॉब्लम थी, बोले ये कहाँ लुटा रहे हैं पैसा, कहाँ लुटा रहे हैं। अरे भाई मेरे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारी सरकार जिस राज्य में, तुम भी अच्छा पढ़ा लो। तो उनको तो हर चीज़ में उन्होंने उस पर भी इंक्वायरी बिठाई हुई है, ज़्यादा पैसा क्यों खर्च किया। मैंने बढ़िया कॉरिडोर बनवाए स्कूलों में ताकि बच्चा घूमे वहाँ पे, ऐसा ना हो रोती हुई बिल्डिंग चारों तरफ से ना दिखाई दे, उसको दिक्कत ना हो। उनको उसमें वरांडे इतने अच्छे क्यों बनवा दिए, चौड़े चौड़े क्यों बनवा दिए, उस पर पैसा क्यों खर्च कर दिया। उसके खिलाफ भी मेरे खिलाफ शिकायत है, FIR हो चुकी है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली थिंग्स विल गो टू द कोर्ट, और कोर्ट कहेगा क्या बकवास है। बट ठीक है, उनको वही पॉलिटिक्स करनी आती है रोकने की, हमको काम करने की आती है। मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ दूं केवल, कि देखिए एक तो है डेटा, आंकड़े, केस स्टडीज़, ये सारी किताबें में है, लेकिन मैंने एक चीज़ किताब में लिखी है, और ये खास करके उन लोगों के लिए जो शायद ऑपोजिशन पार्टी से ज़्यादा उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है। हम हमेशा सीना ठोक करके बोलते हैं कि आप दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, 1000+ सरकारी स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स 550 के ज़्यादा है। किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में वॉक इन एंड टॉक टू द पेशेंट, टॉक टू द डॉक्टर, टॉक टू द टीचर, टॉक टू द प्रिंसिपल। हमारी बात मत मानिए, एंड यू एक्सपीरियंस की, उनसे पूछे कि पिछले 10 साल में कोई बदलाव आया है। मैं चैलेंज करता हूं, बीजेपी का एक ऐसा नेता नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है जो खुलेआम बोलेगा कि मेरे किसी भी सरकारी स्कूल में वॉक इन एंड टॉक टू द पीपल देयर, आज देम उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। किसी भी मेरे क्लिनिक या अस्पताल में जाके बदलाव पूछो। तो दैट इज द कॉन्फिडेंस विद व्हिच वी आर। बीजेपी के लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बीजेपी के परिवार के लोग भी मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं। इनफैक्ट मैं जहाँ से विधायक था वहाँ पर बीजेपी के लोग थे, सामने रहते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, अरे क्या आप फ्री करते रहते हो, हमसे पूछो, हमें तो नहीं चाहिए फ्री। मैंने कहा ठीक है जी। और वो 2022 या 23 में, शायद हम लोगों ने 22 में मेरे ख्याल से 23 में हम लोगों ने कहा दिल्ली में फ्री बिजली जो है वो ऑप्शनल है। पहले तो ब्लैंकेट था कि जिसका भी 200 यूनिट से बिजली का बिल आ रहा है कम, उसको 0 बिजली बिल जाएगा। तो हमने कहा भाई ये बीजेपी के लोगों को कुछ और हो सकता है कुछ लोग देना चाहें, तो हमने कहा ठीक है भाई, जो लोग अप्लाई करेंगे कि हमें 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, वो अप्लाई कर दो ऑनलाइन, उनको मिलेगा। आई नो द नेम, टीवी इंटरव्यू में देना ठीक नहीं है, तो मैंने नाम लिया, मतलब बीजेपी के उस कार्यकर्ता ने, लीडर ने, लोकल लीडर ने, जिसने खूब कई जगह पब्लिक डिबेट में मेरे से बहस की थी, फ्री क्यों दे रहा हूँ, हमें नहीं फ्री चाहिए।
जब मैंने ये स्कीम बनाई तो मैंने अपने लीडर्स को, लोकल लीडर्स को कहा, मैं यार ज़रा नज़र रखना, ये बीजेपी वाले भी फॉर्म भर रहे हैं क्या? एंड यू वॉन्ट बिलीव, डेली शाम को मेरे पास, क्योंकि मैं मिनिस्टर था, मेरे पास रिपोर्ट आती थी पूरी दिल्ली की कि आज कितने लोगों ने, वो 15 दिन के लिए हमने एक विंडो खोली थी कि जिस जिसको अप्लाई करना है अगले महीने से उसका बिजली का बिल 0 आएगा। तो रोज़ाना रिपोर्ट आती थी हर एक कॉलोनी वाइज कि किस कॉलोनी में किस किस ने अप्लाई कर दिया है। मैं मैच करना चाहता था कि भाई ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में अचानक लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ जाए और लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हर कॉलोनी से। बिलीव मी, मयूर विहार की उस कॉलोनी से पहले ही दिन बीजेपी के उन लीडर्स ने अप्लाई कर दिया था जो सबसे ज़्यादा पब्लिक डिबेट में कहते थे मनीष जी हमको फ्री नहीं चाहिए, केजरीवाल जी की फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, सबसे पहले दिन फ्री बिजली बिल के लिए अप्लाई किया। तो इवन बीजेपी पीपल आर सेइंग इन प्राइवेट कन्वर्सेशन, देखो जी फायदा तो आपसे बहुत है। ओके, एंड जैस्मिन, इसी बात पर आपने इसमें पूरा तो चैप्टर ही है ऑन हाउ पावर वाज मेड अवेलेबल 24/7 एंड मेड अवेलेबल फॉर चीप। आई अंडरस्टैंड सबसे कम दर है, विदाउट इवन सब्सिडी दिल्ली का टैरिफ देश में सबसे कम है। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि यहां थोड़ा एक नेशनल एक कंपैरिजन आ पाता है। मोहल्ला क्लिनिक का डायरेक्टली एप्पल्स टू एप्पल्स, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन शायद ना आ पाए, लेकिन मुंबई में ट्विटर पर भर भर के लोग गालियां बकते हैं कि ये हमारे साथ क्या भद्दा मजाक हो रहा है, बिकॉज इतनी दरें बढ़ी हैं मुंबई में। और एक तरफ दिल्ली में जो दरें एकदम स्टेबल रही हैं विद पावर सप्लाई ऑल्सो, मुंबई में मैंने ऑफ लेट सुना पावर कट्स भी हुए हैं। तो ये कैसे हो पाता है? आर यू सेइंग दैट यहां भी हमें ओपनली चीट किया जा रहा है, जो चीज अवेलेबल है उसे महंगा किया जा रहा है? दोनों चीज़ें, मे भी टेक्निकल पार्ट उसका जासमी ज़्यादा अच्छे से समझा देंगे, बिकॉज मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था। हम केजरीवाल जी के साथ जब बैठते थे तो उनका ये था कि भाई बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है और इंजीनियरिंग माइंड तो हैं ही वो केजरीवाल जी, सत्येंद्र, मतलब एक वेल एजुकेटेड टीम है हम सब लोगों की। तो हम लोग कहते थे डिटेल्स में जाना पड़ेगा, डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो हम लोग हर चीज़ में जाके, और इसमें भी हमने ये किया, हम जाके ट्रांसफार्मर देखते थे, कॉलोनी में जाके पूछते थे भाई ये ट्रांसफार्मर कितनी बार फूका, ये पावर पे केबल कितनी पुरानी है, ये कितनी बार जल गई थी। अब बिजली कंपनियां या बिजली की हमारी जो सरकारी सिस्टम है वो इस बात के लिए रोता रहता था, साहब वो सैंक्शन ही नहीं होती हैं, पावर केबल बदलना चाहते हैं। अब बेचारा नीचे बैठा जूनियर इंजीनियर बैठ के उसके पेच कसे जा रहा है ट्रांसफार्मर के, कोई उसको जाके पूछो तो सही भाई क्या चाहिए, वो कहेगा साहब पिछले 10 साल से मैं इसको ऐसे ही चला रहा हूँ, तार कस कर के जुगाड़ कर करके, मतलब जुगाड़ शब्द है ना, आप जेई से जाके पूछो, बोले सर जुगाड़ से चला रहा हूँ। एक जेई बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर को जुगाड़ से चला रहा है, उसको एक नया ट्रांसफार्मर दे दो यार, वो भी इजीली थोड़ा सा पब्लिक में घूम लेगा, किसी की लाइन फॉल्ट हो रही होगी तो वो ठीक कर लेगा। हमने ये किया, डेविल लाइज इन डिटेल्स, आपको नीचे तक उतरना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर हो। पावर कट ऐसा नहीं है, मैं मतलब मैथमेटिक्स भी अलग होगा, कितनी पावर डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितनी जनरेशन है, कितनी परचेज है, ये सब का एक मैथमेटिक्स भी है, पर एक एडमिनिस्ट्रेशन भी है कि आपको नीचे उतरना पड़ेगा, मिनिस्टर्स को जाके खड़े होकर जेई से पूछना पड़ेगा, दौरा नहीं करना पड़ेगा बॉस बन के, उससे काम नहीं, कभी कभी दौरा भी जरूरी है, आपको इंस्पेक्शंस भी करने पड़ेंगे, लेकिन आपको जेई के साथ में दोस्त बन के भी खड़े होकर पूछना पड़ेगा, बता लाइनमैन से पूछना पड़ेगा, बता भाई क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए ना। लाइनमैन आपको वो चीज़ बता देगा जो बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको फिर उसको फ्रेंडली रखना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि लाइनमैन ने जेई की शिकायत कर दी तो आज लाइनमैन गया नौकरी से। आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ पूछना पड़ेगा कि माय गवर्नमेंट इज सीरियस, मैं अगर सरकार को कुछ बताता हूं तो मेरा मंत्री सुनेगा और वो उसको ठीक करेगा, वहां से निकल के आता है सॉल्यूशन। जैस्मिन, व्हाई इज द कॉस्ट डिफरेंट? दिल्ली और मुंबई में आदमी अलग पावर दर क्यों दे? सवाल ये है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं पहले बता दूं कितना अंतर है, राइट। दिल्ली में अगर आप 400 यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम करते हो तो विद द सब्सिडी आप अराउंड 900 रुपए पे करते हो। बॉम्बे में फॉर 400 यूनिट्स आप 4,500 रुपए का स्पेंड करते हो। इट्स 4.5 टाइम्स। उतने टाइम पे आपके 4-5 महीने बीत जाए दिल्ली में जितना एक महीना बॉम्बे में बीतता है। बिजली तो बिजली है, अच्छा यहाँ पे 24 घंटे बिजली है, वहाँ पे तो कुछ कट्स भी लगते हैं। तो हुआ क्या, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, बट आई विल टेल यू। पहला, जैसे मनीष जी ने कहा कि ह्यूज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दिल्ली में 4 से 6 घंटे 8 घंटे के पावर कट्स लगा करते थे समर में 2014-15 में। सो जिस वॉर फुटिंग में गली गली में, अच्छा दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज बहुत है, वहाँ पे जगह कम है, तो वहाँ पे लगाओ तो ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जगह नहीं थी। पहले सरकारी कंपनी खुद लड़ती थी, झगड़ती थी ग्राउंड पे और फिर छोड़ देती थी प्रोजेक्ट। हमारे एमएलएस ने खड़े रह के, मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और रेसिडेंट्स मिलकर उन्होंने जगह ढूंढी और वहाँ पे ढेरों, मतलब हजारों की तादाद में ट्रांसफॉर्मर्स लगाए। इसकी बदौलत 24 घंटे बिजली तो आई। हमारे जो AT&C लॉसेस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लॉसेस,
हैव कम डाउन, करीबन 20% हुआ करते थे 2015 में, आज की तारीख में वो 7% आ गया है, विच इज अमंग्स द लोएस्ट इन द कंट्री। तो वहीं से आपका दाम बढ़ता है, आप भेज रहे हो इतनी बिजली लेकिन पहुंच इतनी रही है। अब हम कह रहे हैं केवल 6 to 7% लाइन लॉसेस आर देयर इन दिल्ली, विच इज अमंग्स द लोएस्ट इन द कंट्री। नंबर 2, देखो 80% पावर का जो कॉस्ट होता है वो पावर सप्लाई कॉस्ट होता है, पावर परचेज कॉस्ट, कि आप बिजली कितनी महंगी ला रहे हो और कहां से ला रहे हो। दिल्ली का लगभग आप मान के चलिए कि इतने पिछले 10-15 सालों में, बिफोर आम आदमी पार्टी केम टू पावर, इतने हैवी कॉस्ट के पावर परचेज अग्रीमेंट साइन हुए थे, और ये सारे थर्मल पावर 6 रुपए प्रति यूनिट, 7 रुपए प्रति यूनिट। व्हेन वी केम टू पावर एट दैट टाइम वी असेस कि भाई चीप पावर कहां से मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म तभी आप कॉस्ट रिड्यूस कर पाओगे। पता चला रिन्यूएबल एनर्जी से बेहतर कुछ है नहीं। विंड पावर 3 या 4 रुपए, 2-2.5 रुपए, 3 रुपए में मिल रहा था। सोलर पावर 2-2.5-3 रुपए के अंदर मिल रहा था। वी कॉन्ट्रैक्टेड मोर देन 2000 megawatts ऑफ ग्रीन पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 2.6 रुपीज पर यूनिट। दिल्ली का तब एवरेज कॉस्ट ऑफ प्राइस होता था 5.5 to 6 रुपीज। फट करके एक ह्यूज सेक्शन ऑफ पावर कम एट चीपर कॉस्ट। हमने खुद लड़ झगड़ के कुछ जो पुराने टेंडर्स थे जिनके 25 साल खत्म हो गए थे, नॉर्मली क्या होता है सरकारें बढ़ाती जाती हैं क्योंकि चलो ठीक है, मतलब किसी को पड़ी नहीं है। हमने लड़ झगड़ के महंगे महंगे पावर परचेज अग्रीमेंट्स कैंसिल करवाए। कई बार हम हाई कोर्ट गए, कई बार हम सुप्रीम कोर्ट गए। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है दादरी पावर प्लांट का, उसको शट कराने से सरकार को 600 करोड़ का फायदा हो गया इन द टोटल पावर परचेज को। तो मल्टीपल ऐसे, देखो ये एक मिशन है हमारे लिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे बिजली मिले बट लोगों को सस्ती बिजली मिले। और अगर सरकार जिसकी नीयत ठीक हो, क्योंकि रॉकेट साइंस है नहीं, ऑब्वियसली यू नीड स्मार्ट एजुकेटेड पीपल इन गवर्नमेंट, विच इज द थीम मैं अपनी बुक में लिखता हूं कि कई सारी चीजें ऐसे हो पाई क्योंकि एक एजुकेटेड लीडरशिप थी, लेकिन पॉलिटिकल विल थी कि हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दों पर काम करेंगे और ये करके दिखाएंगे, जो शायद भारत में हुआ नहीं है। बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज में जाओ तो 24 घंटे बिजली तो अज्यूम्ड है। आज हमें पूछना चाहिए कि इतनी हम देश तरक्की कर गया, चंद्रयान मंगलयान हो गया, लेकिन आप 24 घंटे बिजली नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो देश में। तो कहीं ना कहीं इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। श्योर। तो कुछ चीजें तो आई थिंक ऑपोजिशन भी उनको बहुत प्रॉब्लम होगी टू ड्रिल होल्स, विच इज गुड इन पॉलिटिक्स कि भाई लोगों के पास कम से कम एक मॉडल है जो वो देख पाते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। दूसरी तरफ मनीष जी, देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। और मेरे ख्याल से दिल्ली में चाहे गलती हो या ना हो, लेकिन पोल्यूशन को लेकर आम आदमी पार्टी को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। परसेप्शन एक प्रॉब्लम है। आपने अपने किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, दिल्ली ऑक्यूपाइज इन फैक्ट लैंड एरिया ओनली 2.7% ऑफ द लैंड मास ऑफ एनसीआर। तो एनसीआर में भी दिल्ली टेक्निकली 2.7% लैंड मास है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी घूम फिर के दिल्ली की सरकार पर आती है। तो इसको मैं पहले तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन माई क्वेश्चन इज डिफरेंट। और ये मैंने पहले भी कहा था कि कॉपी फॉर्मूला और दूसरे जगह, जब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आई और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी आई, और तब ये खबर आ रही है कि नहीं देखिए कोशिश तो हुई थी फार्म फायर्स कम करने के लिए, लेकिन वहां तो किसान इतने ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट है कि सैटेलाइट ओवरहेड पास करेगी 2 बजे, तो 2 बजे के बाद हम फार्म फायर्स जलाएंगे। तो उसमें आपको लगता है सक्सेस है, या वो वाला कहीं ना कहीं एक मॉडल है जहां पोल्यूशन को लेकर वहां थोड़ा फेलियर हुआ है? देखो, पॉल्यूशन ऐसी चीज़ है जिसको लेके सरकार बाद में परेशान होती है, पहले तो मैं खुद परेशान रहता हूँ। हम सब परेशान रहते हैं, तो परेशानी हमारी है। हम ये ना सोचें कि सरकार की परेशानी एक तरफ है, लोगों की एक तरफ है। ये तो इंडिविजुअल में हमारी भी परेशानी है, सबकी परेशानी है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करने की सोचते हैं। और मतलब फिर जब पॉलिटिक्स की बात आती है पॉल्यूशन पे, तो फिर लगता है कि ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि दिल्ली की ही समस्या है पॉल्यूशन केवल। ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। नॉर्थ इंडिया, वैसे तो समय समय पे डेटा आता रहता है और देश के बहुत सारे शहर किस किस लेवल पे पॉल्यूशन में कितना आगे हैं दुनिया में। सर मैंने इसमें एक डेटा दिया, 42 आउट ऑफ 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। सो बहुत सारे शहरों की समस्या है, खाली दिल्ली की नहीं है। तो हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे गवर्नेंस में कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा है जो पॉल्यूशन को एनकरेज कर रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, हमारा लाइफस्टाइल भी बदलना पड़ेगा, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, मेट्रो की तरफ भागना पड़ेगा, हमें बात बात पे बाइक उठा के भागना बंद करना पड़ेगा। स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो कि हमें जब हम घर बनाते हैं डस्ट और वो सब कवर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन साइट्स में, ये सब भी है। फायर बर्निंग, जो खेतों में पराली जलने का मसला है, वो भी है। पंजाब में कितना सक्सेस? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इट्स अबाउट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स
खाली मीडिया परसेप्शन बनाने के लिए इट्स ऑलवेज इजी कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नैरेटिव पे काम करता है और वो फिर गागा गागा हो जाता है। साहब जो बीजेपी कह रही है वही हम कहने लगते हैं कि साहब दिल्ली दिल्ली दिल्ली। गुड़गांव में भी पॉल्यूशन उतनी बड़ी समस्या है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कानपुर में भी उतनी बड़ी समस्या है, नोएडा में उतनी बड़ी समस्या है। बट एनीवे, पंजाब का आपने क्वेश्चन पूछा। पंजाब में हमने मल्टी लेवल अप्रोच किया था इसको कि हम फार्म पैटर्न बदलेंगे, वो हमने बदला। हमने जो राइस उगाने वाले किसान हैं उनको दूसरी फसलें उगाने के लिए इंसेंटिव दिया, उससे राइस उगाने वाले किसानों की संख्या कम हुई, फार्मिंग कम हुई, और तिलहन और दाल और इन सब को उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी, क्योंकि हमने दाल पे एमएसपी देना शुरू किया और इन सब की तरफ बढ़े। तो वो एक उसकी वजह से राइस का जो किसान केवल अपने मतलब एमएसपी और इन सब के चक्कर में केवल और केवल धान उगाना चाहता था, उसकी संख्या भी घटी है। इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई, इंडस्ट्री को एंकरेज किया, जिसकी वजह से पराली को खरीदने का सिस्टम शुरू हुआ। बंद नहीं हुआ, अभी चल रहा है। ये सब भी खबरें मैंने पढ़ी कि साहब फार्मर्स स्मार्ट हो गए हैं। वो फार्मर्स तो सारी जगह के स्मार्ट हो रहे होंगे, कोई ऐसा तो नहीं कि स्मार्टनेस किसी सैटेलाइट से बीम होती है। वो हरियाणा के भी उतने स्मार्ट हुए होंगे, मध्य प्रदेश के भी उतने। टेक्निकली देखें तो जब हम कहते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी को हिट करना है, चलो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, साहब दिल्ली पॉल्यूशन से रो रही है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब की वजह से। मुझे लगता है ये कह के पॉलिटिक्स तो हो सकती है, पॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो सकता है। पॉल्यूशन को हमें समझना पड़ेगा, पूरी नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है ए, और उसकी जनरेशन भी पूरे नॉर्थ इंडिया से ही हो रही है, केवल पंजाब या दिल्ली से नहीं हो रही है। जैस्मिन, you have dealt with pollution. I am not going to agree with you कि ऑड इवन स्कीम से कितना बेनिफिट हुआ है, आपने स्टडीज भी कोट किए हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि इतने साल प्रॉब्लम होने के बाद क्या हमारे पास एक सवाल का जवाब है कि होता क्यों है? कितने प्रतिशत के वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? हम एक तरफ फायर के बारे पराली के बारे में रो रहे हैं, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स जो दिल्ली के आसपास चल रहे हैं जिससे मेजर पोल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। सो कैन यू टेल अस कि भाई क्यों होता है? क्या हमें उसका साइंटिफिक आंसर है हमारे पास आज 2024 में? क्योंकि आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं, द आंसर इज यस। वी नो व्हाट द एनिमल इज पोल्यूशन। 2014 में बहुत कम डेटा था, बहुत कम स्टडीज थी, और जो लैंडमार्क स्टडीज पिछले 10 सालों में सरकार की नहीं है, आईआईटी दिल्ली की है, टेरी की है, आईआईटी कानपुर की है। मैंने ये सारी स्टडीज का हवाला देते हुए कहा है कि लगातार सारी स्टडीज सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताती है, दिल्ली के अंदर जो आज हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसका केवल 30% हिस्सा दिल्ली के अंदर से वो पोल्यूशन उत्पन्न हो रहा है। द रिमेनिंग 70% ऑफ पोल्यूशन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, कुछ दिल्ली एनसीआर से और कुछ लार्जर नॉर्थ इंडिया रीजन से भी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैन ईयर, थ्रू आउट द ईयर। अब ये एवरेज है, पराली के टाइम पे वो बढ़ जाता है थोड़ा, क्योंकि फिर पंजाब से भी थोड़ा आता है, मध्य प्रदेश से भी आता है, यहाँ से भी आता है, बट राउंड द ईयर 30% इज द ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली। तो आज की तारीख में अगर आप पूछते हो कि दिल्ली सरकार को और क्या करना चाहिए, भले हम दिल्ली में लॉकडाउन जारी कर दें, 70% ऑफ द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर ना। तो ये देखिए, ये बेसिक साइंस है। केवल मतलब इंडिया नहीं, आप विदेशों में देखें, बीजिंग इज अ सक्सेस केस स्टडी कि कैसे पोल्यूशन कम हुआ है। मेक्सिको सिटी बहुत ज्यादा प्रदूषण था 1990s में, उसने भी कम किया है। ये सारे बड़े शहर ने, मेगा सिटीज ने, दे हैव टेकन अ रीजनल अप्रोच, एयर शेड अप्रोच की आसपास के सारे स्टेट्स ने मिलकर एक प्लान बनाया, और जो काम दिल्ली कर रहा है बाकी सब भी करें। मेन मैंने जो इसमें एक एनालिसिस दिया है और एक जायजा भी दिया है कि देखिए, ऑल सेड एंड डन, दिल्ली का एवरेज PM 2.5 लेवल्स एज पर CPCB डेटा, केंद्र सरकार का डेटा, हैज रिड्यूस्ड बाय 40% इन द लास्ट 10 years। ये एवरेज PM 2.5 है साल भर का। नवंबर दिसंबर में पीक हो जाता है, हाई तौबा होती है, मैं अग्री करता हूं, बट 40% कम हुआ है। और क्यों? क्योंकि दिल्ली ने ऐसे कदम लिए हैं जो आसपास की किसी भी सरकार ने नहीं लिए। और मैं बस 3-4 गिना लूं एंड दैट सफाइसेस। नंबर 1, वी हैव शट डाउन ऑल आवर थर्मल पावर प्लांट्स। आसपास आपने कहा कि 11 ऐसे पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिसमें बेधड़क, मतलब यू लुक एट इट, पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं, उसमें कोई पोल्यूशन अबेटमेंट टेक्नोलॉजी भी नहीं लगाई। फॉरगेट अबाउट शटिंग देम डाउन। हमने हमारी पूरी इंडस्ट्री को पोल्यूटिंग फ्यूल्स, मतलब कोल बैन कर दिया, सारे पोल्यूटिंग फ्यूल्स बैन कर दिए। वी मूव देम टू पाइप नेचुरल गैस। दिल्ली के आसपास देखो, सारे कोयले से चल रहे हैं, बहुत सारे पोल्यूटिंग फ्यूल से चल रहे हैं, कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। दिल्ली के आसपास 3000 से ज्यादा ईंट के भट्टे चल रहे हैं, हाईली पोल्यूटिंग, नो रेगुलेशन, कोई कुछ नहीं। दिल्ली के आसपास 24 घंटे बिजली तो मिल ही नहीं रही, हमने उसका डिस्कशन किया। फॉरगेट अबाउट रूरल एरियाज, आप नोएडा और गुड़गांव की बड़े बड़े सोसाइटीज में जाएंगे, देखेंगे बड़े बड़े सोसाइटीज 24 घंटे DG सेट के जरिए चल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, दिल्ली टुडे हैज द मोस्ट एडवांस्ड फ्लीट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। हमारे टोटल प्राइवेट व्हीकल्स का 12% हिस्सा जो नए व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। आसपास देखें, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नहीं है।
इलेक्ट्रिक बसेस हमने एक पूरा विजन बनाया है कि बाय नेक्स्ट ईयर, अभी हमारे पास 2000 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, अगले साल तक 8000 हो जाएंगे। लेकिन ये जो 2000 इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो देश भर में नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 3 है। और आप पूछे कि दिल्ली के आसपास एनसीआर के एरिया में कितने इलेक्ट्रिक बसेस हैं, 0। Okay. तो दैट इज द रियलिटी। इसको भी देखिए ना कि दिल्ली में डीजल कारें बंद हो गई या उन पर एक अलग तरीके की Yeah. रेगुलेशन हार्डशिप हो गई, तो नोएडा में खुलेआम चल रही है, नोएडा में बिक रही है। अंतर सिर्फ इतना पड़ा कि दिल्ली को जो टैक्स मिलता था अब नोएडा और गुड़गांव को मिल रहा है, लेकिन गाड़ी तो दिल्ली में नोएडा की बिक के चल रही है ना। तो अगर आप रीजनल अप्रोच लेके नहीं चलेंगे, अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली में ही खाली चीज़ें बैन कर देने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, इतना ही होता है कि दिल्ली का मार्केट उठ के नोएडा या गुड़गांव चला जाता है, वही चीज़ दिल्ली में कंज्यूम हो ही रही है। तो ठीक है। जब तक हम इसको रीजनल अप्रोच पे नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स कर सकते हैं। चलो, एजुकेशन, हेल्थ, कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स, मैं जब चैप्टर्स देख रहा था, सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट द चैप्टर ब्रेकडाउन। व्हाट इज द दिल्ली मॉडल? एजुकेशन, हेल्थ, एयर पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑफ कोर्स। लास्ट चैप्टर पे भी आते हैं, लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि शायद एक चैप्टर होना चाहिए था बिगेस्ट मॉडल फेलियर, और ये चीज काफी इम्पैक्ट करी है। लीगल केस हुआ, सब कुछ हुआ, आज एवरीबडी इज आउट ऑन बेल, वो केस का क्या हुआ पता नहीं। लेकिन वुड यू से दैट कहीं ना कहीं यू कुड हैव थॉट अबाउट द लिकर पॉलिसी इन अ बेटर मॉडल वे? कहीं ना कहीं वो मॉडल में भी प्रॉब्लम था जिसके वजह से अपॉर्चुनिटी मिली फॉर एन अटैक टू हैपन। नो, आई स्टिल वॉच फॉर दैट। अभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली के भले के लिए दिल्ली में ज़्यादा लोगों को टैक्स मिले, दिल्ली में ज़्यादा रेगुलेटेड तरीके से और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिकर शॉप्स हों। मैं चाहूँगा कि उसके वो पॉलिसी अभी भी बहुत फ़ायदेमंद है दिल्ली के। Then what went wrong, Manish ji? नथिंग वेंट रॉन्ग। एक्चुअली एलजी ने ऑफिसर्स को इतना डरा दिया कि उसके बाद उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने में ऑफिसर्स के हाथ पांव फूल गए। वरना आप सोच के देखिए ना, एक पॉलिसी जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को पैसे में फ़ायदा हो रहा है, टैक्स में फ़ायदा हो रहा है, दिल्ली से मतलब दिल्ली में गुड़गांव, नोएडा, इन सब से दारू आके बिकती थी, वो बंद हो रही है। हुज ट्रेजेडी की संभावनाएं खत्म हो रही हैं। दिल्ली के एक एक मॉल में 27 दुकानें खुली हुई थी। डीडीए मार्केट्स में 4 5 दुकानें खुल जाती थी और मार्केट्स बर्बाद हो जाते थे। वहाँ लिमिटेड दुकानें रह गई, 1 दुकान या 2 दुकान रह गई उस एरिया में। जिस एरिया में एक मार्केट में 9 10 दुकानें एक गली में होती थी, वहाँ मैक्सिमम 3 दुकानों की पॉलिसी आ गई। कुछ भी गलत नहीं था, गलत केवल इतना था कि एक बहुत पर्टिकुलर लिकर माफिया जो 15-20 साल से दिल्ली की शराब नीति पे काबिज था, उसकी रोजी रोटी को धक्का लगा। उसको लगा यार ऐसे कैसे चलेगा। बीजेपी के उसमें स्टेक्स थे, पॉलिटिकल भी होंगे और पॉलिटिकल तो थे ही थे, हो सकता है फाइनेंशियल भी हो। उन सब के चक्कर में इन्होंने बिना किसी, सरकार को फ़ायदा हो रहा है, जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पॉलिसी खराब कहाँ है? वही पॉलिसी पंजाब में हो गई, मेरे ख्याल से कितना 6000 करोड़ रुपए का फायदा। 40 एक साल में 40% का फायदा हुआ रेवेन्यूज इन And the 1 ईयर। same policy model is सेम डेली Yes. मॉडल। नहीं, इनफैक्ट मैं आपको ये भी करेक्ट करूं आकाश, 2 चैप्टर में आपको दिखाई नहीं दिया होगा। लास्ट चैप्टर में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के वो ऊपर तो उसमें I नहीं was coming to the उसमें last, उसमें एक पूरा सेक्शन है एक्साइज पॉलिसी का, डिस्कस किया है एंड उसकी सोच क्या थी, हाउ इट वाज अ प्रोग्रेसिव पॉलिसी एंड हाउ जो इसमें बिड्स भी आए थे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में, उसके बदौलत दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू डबल हो रहा था विद इन 1 ईयर। तो ये कैसा स्कैम है कि सरकार का रेवेन्यू दुगना हो रहा है, लेकिन आप बोलते घूम रहे हो स्कैम स्कैम स्कैम। 2 साल हो गए, इन्वेस्टिगेशन हो गए, सैकड़ों रेड हो गई, सबको अरेस्ट कर लिया, 1 रुपया नहीं मिला। तो अब तो साफ हो गया है ना कि दिस इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। मोरलेस हरियाणा का मॉडल भी वही है। हाँ, बहुत सारे राज्यों में उसी तरह के अलग अलग सेगमेंट, हर राज्य अपने, जैसे दिल्ली में शराब बनती नहीं है, दिल्ली में केवल कंज्यूम होती है, ट्रेड होती है, कंज्यूम होती है। कई राज्यों में बनती है, कई राज्यों में बैन है। हर राज्यों के लिकर के अपने अपने मॉडल्स हैं। उनमें बहुत सारे राज्यों में अलग अलग मॉडल्स में वो सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ रखी हुई थी। पंजाब में बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट करके पॉलिसी में, और मैंने, हमारी सरकार ने नहीं बनाई, जब हमने दिल्ली में ये पॉलिसी बनाई, यहाँ हमको 6000 करोड़ रुपए की जगह सीधे 9500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट हुआ कि यार एक साथ में मतलब 1.5 गुना रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। तो पंजाब में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है कि साहब हमने सुना है कोई नई पॉलिसी बनाई है, वो क्या पॉलिसी है, क्या है, उसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो सारे हमारे साथ शेयर कर लीजिए। वी आर ऑल्सो कीन टू इम्प्लीमेंट दैट।
जब हमारी सरकार आई तो वहाँ हमारी ही सरकार के, दिल्ली सरकार के डॉक्यूमेंट्स पहले से रखे हुए थे, उन पे बहुत सारी ओपिनियंस लेके रखी हुई थी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मनीष जी, एक तो है मॉडल, एक है काम करना, एंड यू वुड ऑल्सो अग्री, और मैं कम्युनिकेशन के दुनिया से आता हूं और आप भी जानते हो अच्छी खासी तरीके से कम्युनिकेशन कैसे होता है। इतना मॉडल और इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन लाइनमैन के साथ खड़े होकर बात करना एक चीज होता है, और दूसरा होता है कम्युनिकेशन। आपको कितना लगता है ये जो मॉडल है ये कम्युनिकेट हो पाया है वर्सेस जो आपके अगेंस्ट जो पुश आया है कि अरे नहीं ये तो महल बनाते हैं, ये तो लिकर पॉलिसी स्कैम करते हैं, इसका कितना हिट लगेगा इस मॉडल को? देखो, मैं किसी एरोगेंस में नहीं बोल रहा हूँ। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर में घूमता रहता हूँ फॉर वेरियस पर्पस। मुझे हर जगह लोग मिलते हैं और हर जगह इस बात की समझ है कि साहब दिल्ली में एजुकेशन तो बहुत अच्छी हुई है और पंजाब में अच्छी हो रही है। और उसी समय लोग ये भी विश जाहिर करते हैं कि काश आपकी सरकार यहाँ भी हो तो हमारे भी स्कूल अच्छे हो जाएं। ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हुआ है, हेल्थ मॉडल का कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ है, बिजली के बिल का कम्युनिकेशन, 24 घंटे बिजली का कम्युनिकेशन, मुझे लगता है देश में, इसीलिए हमसे परेशानी में है। हमसे परेशानी बीजेपी को क्या है? क्योंकि आज गुजरात में मेहसाना में जब मैं गया चुनाव से पहले गुजरात के, वहाँ मैंने इतने घटिया स्कूल देखे, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि यार मोदी जी जहाँ इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, वहाँ उनके शिक्षा मंत्री के हलके में, शहर में इतने घटिया स्कूल हो सकते हैं सरकारी। वो मैंने एक्सपोज कर दिया। इनको दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं मिला उस समय एक्सपोज करने के लिए। तो इसीलिए बौखलाए हुए, क्योंकि अब मेहसाना का आदमी भी इनसे पूछ रहा है यार जब केजरीवाल 5 साल में कर सकता है तो तुमको तो 20-20, 25-25 साल हो गए, क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ये सोचिए कि केवल दिल्ली भर में नहीं, दुनिया भर में ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि इंडिया में अगर कोई सरकारी स्कूलों में काम कर रहा है तो वो दिल्ली सरकार। आपको पता है फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प जब आई थी, 2020 की बात है, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई यूएस फर्स्ट लेडी सोचती है कि मैं भारत के किसी सरकारी स्कूल में जाऊंगी, और उसने मांग के पूछा कि नहीं मैं हैप्पीनेस क्लास में, दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस क्लास में बैठना चाहती हूँ। एंड शी सेड दैट इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। और एक चीज़ मैं जोड़ दूँ, जैसे मनीष जी घूमते हैं, मैं असम कुछ महीने पहले था, डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में था मैं, मतलब इट इज़ रियली कॉर्नर ऑफ इंडिया, और वहाँ पे चाय पी रहा था तो चाय वाले ने पूछा कहाँ से हो, तो मतलब दिल्ली से आए हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल स्कूल अच्छा बनाता है। दैट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स। इनफैक्ट राहुल गांधी जी गए थे मेरे ख्याल से आसाम कहीं पे, ही वॉज इंटरेक्टिंग विद स्कूल चिल्ड्रन। एक बच्ची खड़े होकर कहते हैं कि सर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकारी स्कूल इतने अच्छा बना दिए, हमारे यहाँ कैसे कब बनेंगे? दिस इज अ पब्लिक इंटरेक्शन, बच्ची बता रही है। ये प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल पार्टीज की है कि यार ये हम नहीं कर पा रहे, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं कर पा रहे। फ्रैंकली मतलब मेरे पास इस बात का आंसर नहीं है। 15-15, 20-20 साल हो गए यार, आप सरकारी स्कूल इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे हो। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। हो सकते हैं, पर आप उतरो तो सही, एक सीरियस टीम तो खड़ी करो अपनी सरकार में, हो जाता है। मनीष जी, इसका तो फिर एक ही आंसर हो सकता है ना, आपने 10 साल से एक मॉडल किया है, एजुकेशन वाज द फर्स्ट मॉडल यू क्रैक्ट, तो अगर उसको कॉपी करना होता अभी तक कॉपी कर चुके होते। नियत नहीं है। तो माय क्वेश्चन देयरफॉर, और ये चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, तो फिर एक नहीं, देखिए नियत तो हो जाती, अगर पॉलिटिकल रिजल्ट मिल रहा होता तो फिर नियत भी उस तरफ हो जाती। तो मेरा सवाल यह है, और ये इस बार मैं दिल्ली इलेक्शंस इस नजरिए से देखने वाला हूं कि क्या काम की राजनीति वर्सेस नाम की राजनीति, आइडेंटिटी की राजनीति में लोग काम नहीं देखेंगे फिर? क्योंकि वैसे तो फिर आपको फिर से 77 सीट्स मिलने चाहिए एटलीस्ट। काम की राजनीति में काम ही देख रहे हैं। 2020 में उसी लिए वापस 60 सीटें मिली, 62 सीट्स मिली, और आई एम श्योर कि इस बार भी एक अच्छी मेजॉरिटी आने वाली है। ये तो नंबर्स तो रिजल्ट के बाद ही टेबल पे आएगा, बट आई एम श्योर कि जीतेगी तो काम की राजनीति ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरी जगह जो पॉलिटिकल क्लैशेस हो रहे हैं वहां फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आपका मानना है कि फिर वहां क्या नाम वर्सेस नाम पर ही चल रहा है? देखिए, इसमें मतलब लोग चाहते हैं कि काम करने वाली सरकार आए। इसको मैं मानूंगा कि बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं हमारे संगठन में, हमारी पेनिट्रेशन में उतना, क्योंकि हम भी कुल मिला के एक छोटी सी पार्टी है, शुरू हुई है, दिल्ली में शुरू हुई है, पर पंजाब में सरकार बन गई। पहले अटैम्प्ट में हमने 20-22 MLAs आए, फिर अगले अटैम्प्ट में 92 आ गए, 92 MLAs आ गए। तो धीरे धीरे एक पेनिट्रेशन होगा। मेरे लिए आइडियल था, मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि हम पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए कि हम एक दिन पूरे देश में राज करें, हम जो आइडिया लेके आए हैं वो पूरे देश में राज करें। तो आइडियल तो था कि कांग्रेस या बीजेपी भी इससे सीख के और काम कर दे यार, फिर हमको नहीं जाना है सारे राज्यों में। लेकिन
कर नहीं रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को लोग देख रहे हैं। अब वो पॉलिटिकल पेनिट्रेशन में टाइम लगता है। जैसे पंजाब में एक्सपीरियंस हुआ, गुजरात और गोवा में इसकी शुरुआत हुई, तो आई एम श्योर कि या तो ये पार्टियां करें, नहीं तो लोग बदलेंगे। मैं एक और चीज जोड़ दूं, क्योंकि आपने कहा कि नियत की बात, यू फील कि नियत की वाली चीज नहीं है, क्यों लोग एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे? आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड। क्योंकि उसमें रिजल्ट अगर उनको इमीडिएटली मिल रहा होता, या दिल्ली इज एन एक्सेप्शन। ना एक्सेप्शन नहीं, आई विल टेल यू जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए पॉलिटिकल नियत काफ़ी होती है, जैसे कुछ चीज़ें फ्री करनी है ना, नियत है, बजट है, चलो आपने कर लिया। कुछ चीज़ों के लिए आपको जुनून चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को अगर बदलना है तो इट्स नॉट अबाउट फिक्सिंग फ्यू बिल्डिंग्स। आपको एक काडर, हजारों लाखों टीचर्स, प्रिंसिपल्स को मोटिवेट करना है, सिस्टम के अंदर घुस के करिकुलम को बदलना है। मनीष जी ये खुद नहीं कहेंगे, लेकिन फॉर ऑल द years that he was education minister, सुबह 6 बजे उठ के he used to go and give a surprise visit in the schools। और वहीं से बच्चे, मतलब उनका जो लगाव है टीचर्स का, वी यूज टू मोटिवेट द टीचर्स, उनकी बात सुनते थे। कई बार टीचर्स को जाके हम बोलते कि एक नया आइडिया करो, वो पहले कहेंगे कि हमारे 5 प्रॉब्लम्स, हमारे लिए टॉयलेट तो किसी ने बनाए नहीं और आप कहते हो कि एक नया आइडिया इंप्लीमेंट करो। पहले 1 या 2 साल हमारी सरकार ने केवल टॉयलेट्स फिक्स की हैं, स्कूल की इमारतें फिक्स करी। हैप्पीनेस करिकुलम आया 2018-19 में, पहले 3-4 साल तो वी वर्कड विद देम, वी लिसन टू देम। ये जुनून चाहिए इसके लिए, यू नीड एफर्ट, इट नीड्स राउंड द क्लॉक वर्क, अ टीम वर्क। वो मुश्किल है, एंड इट विल नॉट हैपन अंटिल यू हैव पॉलिटिकल जुनून। मनीष जी, दिस होल फाइट बिटवीन आप एंड द एलजी, इसने आपके दिल्ली मॉडल को कितना डेंट किया है? कितना और कर सकते अगर आपके हाथ बंधे नहीं होते विद दिस होल फाइट की कौन क्या कर सकता है और कोर्ट कचहरी? देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि आप काम करोगे और सामने वाले उसमें कमियां निकालेंगे। ये डेमोक्रेसी की अच्छाई है। सामने वाले अपनी पावर्स को यूज़ करके उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो वो उनका धर्म है, वो उनकी राजनीति है। अगर सहयोग दे रहे होते तो हमारा भी हौसला बढ़ रहा होता, हो सकता है हम इससे और कुछ ज़्यादा कर पाते, पर ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं। जैसे एजुकेशन में, बिजली में, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके बाकी टाइम लगा। जो काम मैं 1 साल में कर सकता था, उसको काम को करने में मुझे 3 साल लगे। मैंने टीचर्स के हाथ में, सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे हर एक टीचर के हाथ में एक टैब देना था। वो काम अगर एलजी से और इन सब से अड़चने नहीं होती, वो मैं 1 महीने में दे देता। मुझे 1 साल लगा, लेकिन दे तो दिया। तो जो करना था वो कर तो दिया। कुछ में 1 साल लगा, वो 1 महीने में कर सकते थे। कुछ में 4 साल लगे, शायद 4 महीने में कर सकते थे, पर हुआ सब है। जैस्मिन, यू नो, एक तो दिल्ली मॉडल जिसके बारे में बहुत लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, उनको सहूलियतें मिल रही हैं, लो कॉस्ट हो रहा है और क्वालिटी पर ध्यान रखने की कोशिश हो रही है। वेयर डज दिस मॉडल गो फ्रॉम हियर? कि दिल्ली मॉडल जैसे एजुकेशन 2.0 था, तो अब जब आप लोगों से बात करोगे पार्टी एज अ पार्टी, तो फिर वेयर डज दिस मॉडल गो इसके बाद? देखिए, आई फील सोशल एम्पावरमेंट का जो गोल है, एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाने का गोल है, हेल्थ सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाने का गोल है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग गोल। मतलब आज अगर हम सोच लें कि चलो एजुकेशन को हमने यहाँ तक खड़ा कर दिया और हमारी एम्बिशंस खत्म हो गई है, दैट इज़ नॉट ट्रू। मतलब स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप अपने बच्चों को टुडे इफ़ यू मेक अ चाइल्ड इन दिल्ली कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इफ़ वी कैन इमर्ज ऑन द टॉप, तब वो शायद हम कहेंगे कि वी हैव रीच्ड दैट। तो वी आर मूविंग ऑन टू मोर एडवांस्ड। अब जैसे मैंने दिल्ली स्कूल्स, स्पेशलाइज स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस की बात कही है यहाँ पे, आई डोंट थिंक योर व्यूअर्स विल नो दैट दिल्ली में ऐसे 55 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सेलेंस हैं, जिसमें जितने बच्चों ने IIT JEE की एग्जाम दी, उसमें से 70% क्लियर JEE मेंस। देयर इज अ मिराकुलस एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन। यहाँ पे हर साल 6000 सीट्स निकलती हैं इन द स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सेलेंट। पता है कितने बच्चों ने अप्लाई किया इसके लिए? 1,44,000 kids have applied, stood in queue to enter into a Delhi government school. 4% acceptance rate, which is similar to Harvard and MIT. तो ये प्रयोग हो रहे हैं। हेल्थ केयर में वी वांट टू बिल्ड मच बेटर क्वालिटी, मच बेटर काइंड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अब जैसे हमने संजीवनी योजना लागू करी है, दैट इज द अल्टीमेट थिंग टुडे। और वो खास करके मिडिल क्लास के लिए इसलिए छूती है क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मिडिल क्लास के व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं तो जिंदगी टैक्स पे करते करते मेरी जिंदगी निकल गई। अगर कोई 1 लाख रुपए कमाता है तो साल का 12 लाख हुआ, और हर साल वो 2.5 लाख रुपए टैक्स देता है, अराउंड 20%। 40 साल नौकरी करने पे वो 1 करोड़ का टैक्स सरकार को दे रहा है। लेकिन जब वो बीमार पड़ता है 60 साल की उम्र के बाद, तो सरकार क्या उसका ख्याल रखती है? वी आर सेइंग दैट देखिए, गवर्नमेंट कैन अफोर्ड हेल्थ केयर इफ इट प्लान्स वेल, क्योंकि गवर्नमेंट बल्क परचेजर है। और ये हमने दिल्ली के हेल्थ मॉडल में करके दिखाया कि इवन प्राइवेट
फैसिलिटीज के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट करो तो यू कैन अफोर्ड गुड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर योर पीपल इन प्राइवेट। तो हमने वो योजना लागू करी, दैट इज फॉर द नेक्स्ट 5 years। एयर पोल्यूशन पे वी हैव डन वॉट एवर सो फार वॉज पॉसिबल, और काम करेंगे। ठीक है। तो सिमिलरली हर सारे एरियाज में देयर इज अ लॉट दैट वी कैन डू। मनीष जी, एक तो है फैक्ट्स एंड डेटा, लेकिन इतने सारे सालों से फैक्ट्स एंड डेटा देशभक्त पर भी करते करते आदमी समझ में आता है कि फैक्ट्स एंड डेटा एक तरफ होता है और पॉलिटिक्स एक तरफ होता है। सो गोइंग अहेड ऑन दिस, डू यू थिंक दैट आम आदमी पार्टी अपने आप को दिल्ली में, चलिए दिल्ली छोड़ दीजिए, हो सकता है दिल्ली की वोटिंग पैटर्न और एक खास बात है दिल्ली में, मैं तो मानता हूं, लेकिन अदरवाइज आप ये दिल्ली मॉडल को रेप्लिकेट करके एज अ नेशनल पार्टी आगे बढ़ पाएंगे, या फिर आपको भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिलीजन खतरे में है, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी? खुदाई, देखिए, क्योंकि बनाना तो आजकल होता नहीं, सब खुदाई। खतरे में तो है। वो कुछ और खतरे में बताते हैं, हम कुछ और खतरे में बताते हैं। मैं जब लोगों के बीच जाता हूं तो मैं लोगों को कहता हूं आपका बच्चों का भविष्य खतरे में है। सिंपल सा नैरेटिव है कि कुछ लोग हैं जो बच्चों के दिमाग में जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बच्चों के दिमाग में एजुकेशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। नैरेटिव इतना ही अंतर है। इस नैरेटिव को मुझे आगे बढ़ाना है। अरविंद केजरीवाल जी को, हम सबको मिलकर, आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर को अंदर से रिजॉल्व है, अंदर से संकल्प है कि हमें बच्चों के दिमाग में जहर डालने वालों को हटा के बच्चों के दिमाग में एजुकेशन डालने वाली पॉलिटिक्स को आगे लेके आना है। मैं आई एम पैशनेट अबाउट एजुकेशन, मैं उसको एजुकेशन की भाषा में बात कर सकता हूँ। तो ये हमें करना है। हमारा काम है कि हमें एक समझ दी है, हमें मतलब शायद डिवाइन फोर्सेस ने इकट्ठा करके इतना एम्पावर किया है कि हम इसके लिए लड़ सकें। हम इसके लिए लड़ेंगे, जितना अपना दम है उतना हम लड़ेंगे। आई विश कि पूरे देश में सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं तो जितने दिन तक दम है उतने दिन तक लड़ेंगे। दैट्स द एंड गेम। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, पर छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। Jasmine Shah, many thanks for introducing us to this book, The Delhi Model, a bold new roadmap to a developed India. अब इसमें हम पॉलिटिक्स में मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो फिर मॉडल्स पर ही डिबेट करें, मेरे ख्याल से तो बेटर होगा, ना कि खुदाई के मॉडल में। जैस्मिन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक। मनीष जी, many thanks for joining us here on देशभक्त। बहुत अच्छा लगा having this discussion. Best of luck for your book. Thank you very much.